ये निसार नाम है, दुनिया का सबसे एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, ये सरकार के द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा सम्मेलन था। किस तरीके से क्वांटम सेंसर्स को बनाकर उसका उपयोग मौसम विज्ञान के अंदर किया जाए, तो उसके लिए जो है वो बनाया गया है क्वांटम हब। ट्रेनिंग देने के लिए ये 100 इंजीनियरिंग कॉलेज में जो क्वांटम लैब्स बनाई जा रही हैं। विक्रम एस है, विक्रम 1 है, विक्रम 2 है, विक्रम 3 है। अब हमने अपना खुद का माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, खुद का जो है वो चिप बनाई है, जिस पर आधारित हमारे जो रॉकेट्स होंगे, जिस पर आधारित हमारे जो सैटेलाइट्स होंगे वो काम करेंगे। पहली बार भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक मॉडल, मतलब एक पार्ट जो है वो यहां पर एग्जिबिट किया गया, तो वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। मीरा नाम का एक टेलीस्कोप बना रहा है जो लाइट वेट है, बहुत हल्का इंडियन स्पेस टेलीस्कोप होगा, जिसको अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की जा चुकी है। तो ये जो कार्टी सेल थेरेपी है, ये दुनिया में 4 करोड़ रुपए में होती है, लेकिन भारत में कैंसर से लड़ने वाली है वो सिर्फ 42 लाख में इसकी कॉस्ट आ रही है। हेलो दोस्तों, यूपीएससी 2026 के संभव बैच में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स की, यानी कि इस साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो भी समसामयिक घटनाएं घटी हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, उन सब को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज मैं इस क्लास के अंदर आपको जो भी नोबेल प्राइज दिए गए हैं इस साल के, और भी जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट रही हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने बैचेस के बारे में मैं दे दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं और एक साल को टारगेट कर रहे हैं, 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारा प्रहार बैच और प्रहार बैच जो कि इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, ले सकते हैं। और अगर प्योर इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश में टाइटन के नाम से ये अवेलेबल है। मात्र इसकी फीस 9,999 रुपए है। इसके अलावा अगर 2 साल को आप टारगेट कर रहे हैं, 2027 को टारगेट कर रहे हैं, तो आप संकल्प बैच हमारा ले सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। पिनाकल नाम का इंग्लिश में यह बैच अवेलेबल है। यह 13,499 में शुरू है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल आधारभूत तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा प्रारंभ बैच ले सकते हैं, जो 3 साल का ये बैच है। अगर आप 2028 को टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी के, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। 31,999 इसकी फीस है। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे नोबेल प्राइज से, यानी कि साल भर में जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहता है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, वो रहता है कि नोबेल प्राइज इस साल का किसको मिला। तो फिजिक्स के नोबेल प्राइज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी भौतिकी में जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को, जॉन क्लार्क, माइकल एस डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को ये नोबेल प्राइज, फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2025 दिया गया है। किस काम के लिए दिया गया है बच्चों? तो इन्होंने मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन के बारे में बताया था। किसमें बताया था? इलेक्ट्रिक सर्किट में। यानी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग क्या होती है और एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में इन्होंने डिटेल में बताया था। इसी वजह से इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। अब ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग क्या होती है, तो समझिए इस बात को कि कहीं पर भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, तो मान लीजिए सर्किट है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेवल उनको करना होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? मान लीजिए यहां पर एक आपको कह सकते हैं कि कोई अवरोध है यहां पर, तो अगर इलेक्ट्रॉन को जाना होगा तो कैसे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे होते हुए ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये इसी तरीके से, जैसे कि एक पहाड़ पर किसी को चढ़ना है, तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहा जाए कि पहाड़ को कैसे पार करोगे, तो ये पहाड़ पे ऐसे जाएगा और ऐसे करके उतर जाएगा। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है, ये नॉर्मल अगर बात की जाए तो नॉर्मल दुनिया में यही होता है, क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में यही होता है कि होगा क्या कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम कहीं पर नॉर्मल जिंदगी में क्या करते हैं, पहाड़ को पार करना है तो ऐसे करके पार करते हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में चीजें बदल जाती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में बातें
चीजें बदल जाती हैं। वहां पर क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर पार करना होगा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे चढ़कर ऐसे नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या करेगा कि इसके बीच में जहां पर वो अवरोध होगा उसके बीच में अगर उसको इधर से इधर जाना है तो इसके बीच में वो क्या बना लेगा, एक टनल बना लेगा, और वो इस टनल को बनाकर और इधर से इधर निकल जाएगा। यानी कि पहाड़ को ऐसे ना पार करके, बल्कि पहाड़ में एक टनल जो है वो बनाकर वो इधर से इधर की तरफ निकल जाएगा। यानी किसी इंसान को अगर पहाड़ पार करना है तो वो ऊपर से ऐसे नहीं जाएगा, बल्कि इसमें से एक टनल बनाकर दूसरी तरफ निकल जाएगा। इसी को कहा जाता है बच्चों, इसी को कहा जाता है मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग। यानी कि बेसिक जो क्लासिकल फिजिक्स है उसको फॉलो ना करके क्वांटम फिजिक्स में एक अलग तरीके से जो है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं। ठीक है, तो एक अलग तरीके से फ्लो करते हैं, जिसे हम लोग मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के नाम से जानते हैं। तो इसी को एक्सप्लेन किया कि आखिर कैसे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ना जाकर बल्कि ऐसे टनल बनाकर एक जगह से दूसरी जगह निकल जाता है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन किया इन तीनों वैज्ञानिकों ने, और इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। अब ये जो क्वांटम टनलिंग, क्वांटम फिजिक्स में ये काम होता है, क्वांटम टनलिंग होती है, लेकिन यही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी होती है। इसी चीज को प्रूव करके इन तीनों वैज्ञानिकों ने बताया, और बताया तो एग्जैक्टली इसी वजह से, इनके इस अचीवमेंट की वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया। दूसरा टर्म आता है एनर्जी क्वांटाइजेशन। एनर्जी क्वांटाइजेशन का मतलब यह होता है कि जो भी एनर्जी होती है, जो भी कहीं पर भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर कोई भी एनर्जी फ्लो करती है, तो वो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है, एक साथ फ्लो नहीं करती है, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, छोटे छोटे बंडल्स के रूप में जो है वो फ्लो करती है। तो इसी को कहा जाता है एनर्जी क्वांटाइजेशन। यानी कि एनर्जी पूरी एक साथ नहीं फ्लो करती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में फ्लो करती है, तो इसे एनर्जी क्वांटाइजेशन कहा जाता है। ऊर्जा जो है छोटे छोटे बंडलों के रूप में फ्लो करती है, इसे एनर्जी क्वांटाइजेशन कहा जाता है। तो इस चीज को भी एक्सप्लेन करने का काम जो है इन तीनों वैज्ञानिकों ने किया, इसी वजह से इन्हें इस फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। अब बात आती है कि सर ये जो आप बता रहे हैं कि जो है क्वांटम टनलिंग है या एनर्जी क्वांटाइजेशन है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसका यूज कहां पर होगा? तो इसका जो यूज होगा उसकी अगर बात की जाए तो इसका यूज होगा हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाने में, क्वांटम सेंसर्स को बनाने में। ठीक है, जो कुछ संवेदी जो है वो इंस्ट्रूमेंट बनाने में, अल्ट्रा हाई प्रिसीजन मेजरमेंट, यानी कि बहुत ही प्रिसीजन किसी चीज को अगर नापना है, आपको किसी चीज को नापना है तो उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो कम्युनिकेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन में, यानी कि क्वांटम संचार का आजकल का चीज चल रहा है, एक जगह से दूसरी चीजें मैसेज भेजा जा रहा है और वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में भेजा जा रहा है, ऐसे फॉर्म में भेजा जा रहा है कि उसको बीच में कोई भी हैक नहीं कर सकता है, तो उसे बोला जाता है क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम कम्युनिकेशन में बहुत ही सीक्रेट मैसेज बिना हैकिंग के भेजे जा सकते हैं, तो वहां पर इसका यूज होगा। इसके अलावा जो भी फ्यूचर में क्वांटम टेक्नोलॉजी आएगी वहां पर इसका उपयोग किया जाएगा। तो एग्जैक्टली ये जो क्वांटम टनलिंग है और साथ ही साथ ये जो एनर्जी क्वांटाइजेशन की बात की गई है, इन सब का यूज फ्यूचर में यहां पर होगा। और आपको पता है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम कंप्यूटर्स का ही अब बोलबाला होने जा रहा है, तो हर जगह इसका उपयोग किया जा सकेगा। फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज का, यानी कि रसायन का जो नोबेल प्राइज दिया गया है 2025 में, तो यह दिया गया है 3 वैज्ञानिकों को, सुशुमु किटोगावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी को। इन तीनों लोगों को यह नोबेल प्राइज दिया गया है। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज यानी कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इन तीनों लोगों को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होता है बच्चों, इसे समझ लीजिए कि असल में एक ऐसी संरचना, जैसे कि ये संरचना आप देख रहे हैं, तो ये मेटल और ऑर्गेनिक यानी कि जो कंपाउंड जैसे कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड, तो मेटल से यानी कि धातुओं से और साथ ही साथ कार्बन से बने हुए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स इन्होंने बनाए। ठीक है, ये बहुत ही सूक्ष्म स्ट्रक्चर, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म, बहुत ज्यादा छोटे स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर किससे बनाए गए? मेटल से यानी कि धातुओं से और कार्बन से बनाए गए, जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं। देखिए इस तरीके के स्ट्रक्चर में छोटे छोटे आपको पोर्स दिखाई पड़ रहे हैं, और ये पोर्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसी को बोला गया मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कहा गया। क्या बोला गया? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, यानी कि मेटल धातु से और कार्बन से या इस तरीके से ऑर्गेनिक किसी
कह सकते हैं कि अणु की मदद से इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए गए, बहुत सूक्ष्म स्ट्रक्चर बनाए गए, जिसे कहा गया मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। और इस मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का काम क्या होता है कि ये आपको छिद्र दिख रहे हैं या इस तरीके के जो आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये छोटे छोटे पोर्स के अंदर ही बहुत सारी चीजों को कैप्चर किया जा सकता है। हवा के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जा सकता है, इस हवा में मौजूद पानी को कैप्चर किया जा सकता है। इन जो छोटे छोटे छिद्र आपको दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे गैप्स दिख रहे हैं, इनके अंदर ऑक्सीजन को कैप्चर किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जा सकता है, हवा से मौजूद जो नमी है उसको कैप्चर किया जा सकता है। तो ये इसी वजह से काफी मशहूर हो गया था मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, कि इसमें अगर रेगिस्तान में आप चाहें तो इन मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की मदद से आप रेगिस्तान की हवा में मौजूद जो पानी होगा या जो जलवाष्प होगी उसको कैप्चर कर सकते हैं और वहां पर भी पानी उत्पन्न कर सकते हैं। इसी तरीके से वायुमंडल में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस हैं, उनको इसके अंदर कैप्चर करके इसको जो है वो मतलब कैप्चर किया जा सकता है और वायुमंडलीय प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो क्योंकि इनका जो है ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं, तो इनका सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है। और इतना ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कि आप एक छोटी सी जगह पर मतलब एक छोटे से एरिया के अंदर आप बहुत बड़ा पृष्ठ, एक छोटा सा साइज इसका बनाकर मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया क्रिएट करके बहुत ज्यादा मात्रा में गैसेस और जो भी मटेरियल आप इसके अंदर स्टोर करना चाहें स्टोर कर सकते हैं। तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है। तो इसका फ्यूचर में जो उपयोग किया जाएगा वो गैस स्टोरेज के लिए किया जा सकेगा, वाटर एक्सट्रैक्शन, हवा से पानी को निकाला जा सकेगा, कार्बन को कैप्चर करने के लिए, हवा को साफ करने के लिए किया जा सकेगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट को, यानी कि जो औद्योगिक जो है वेस्ट निकलते हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उनको फिल्टर करने के लिए यूज किया जा सकेगा। हाइड्रोजन फ्यूल स्टोरेज में हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन को ईंधन की तरह से स्टोर करने में इसका यूज किया जा सकेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल में इसका यूज किया जा सकेगा। ग्रीन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी यानी कि हरित ऊर्जा देने में भी इसका प्रयोग किया जा सकेगा। तो ये सारे जगहों पर इनका प्रयोग किया जाएगा, किसका, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का, जिसको खोजने के लिए इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया, तीनों लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया। तो होप कि बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बच्चों नोबेल प्राइज जो फिजियोलॉजी का दिया गया है, यानी कि जिसे मेडिसिन का कहा जाता है कि चिकित्सा का नोबेल प्राइज। तो चिकित्सा का नोबेल प्राइज 2025 का दिया गया मैरी ई ब्रंकोव, ठीक है, मैरी ई ब्रंकोव और फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची को, इन तीनों लोगों को यह नोबेल प्राइज दिया गया। क्यों नोबेल प्राइज दिया गया इन तीनों लोगों को? क्योंकि इन्होंने जो है वो डिस्कवरी करी रेगुलेटरी टी सेल्स की, टी रेक्स कहा गया, या रेगुलेटरी टी सेल्स की डिस्कवरी करी। इसी के लिए इन्हें जो है इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ लीजिए, असल में होता क्या है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो क्या करती है, बाहर से आने वाले किसी भी पैथोजन, यानी कोई भी बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंगस है, ठीक है, वो जब हम पर अटैक करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारी शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं होती हैं, उस दुश्मन पर अटैक करके उनको मारकर खत्म कर देती हैं, ठीक है। इसे ही हमारा इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स होती हैं, जो दुश्मन से लड़ने का काम करती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ने का काम करती हैं बच्चों, यही क्या काम करती हैं, कभी कभी क्या हो जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं, और कभी कभी हमारी बॉडी की ही कुछ सेल्स को, हमारी बॉडी की ही कुछ कोशिकाओं को पहचानने से इंकार कर देती हैं, हमारी बॉडी के ही किसी ऑर्गन को पहचानने से इंकार कर देती हैं, और इंकार करके हमारी बॉडी के ऑर्गन पर, हमारी बॉडी की ही कोशिकाओं पर अटैक कर देती हैं और उन्हें खराब कर देती हैं, उन्हें डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हमें बीमारियां होती हैं। और ऐसी बीमारियों को बच्चों बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आर्थराइटिस होती है, आर्थराइटिस नाम की बीमारी होती है जिसे गठिया रोग बोलते हैं। तो एक बहुत सारी आर्थराइटिस कई तरीके की होती है, लेकिन गठिया जो आर्थराइटिस कई तरीके की होती है, लेकिन कुछ आर्थराइटिस या गठिया रोग ऐसा होता है जो ऑटो इम्यून होता है, यानी हमारी बॉडी की ही इम्यून सिस्टम ने, हमारी बॉडी की ही रोग प्रतिरोधक क्षमता ने हमारे बॉडी की जो है वो जोड़ों पर, ठीक है, अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हड्डियों पर अटैक कर दिया, जॉइंट्स पर अटैक कर दिया, जिससे कि हमें चलना फिरना, उठना बैठना हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये
ये हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी टाइप 1 डायबिटीज आपने सुना होगा, छोटे से बच्चों को भी हो जाती है ये डायबिटीज, ठीक है। तो उसमें यही होता है, हमारे पेंक्रियाज पर हमारे ही इम्यून सिस्टम, हमारी ही इम्यून सेल्स जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली कोशिकाएं, वो अटैक करके उसको डैमेज कर देती हैं, जिससे हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और हमें डायबिटीज हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर होती हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें हमारी बॉडी का ही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के ही ऑर्गन्स या सेल्स पर अटैक करके उनको डैमेज कर देता है। लेकिन 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 ये जो डिस्कवरी हुई है, इसने तहलका मचा दिया। कुछ हमारी बॉडी में इन साइंटिस्टों ने कुछ ऐसी सेल्स खोजी हैं जिन्हें रेगुलेटरी टी सेल्स के नाम से जाना गया है, जिन्हें टी रेक्स के नाम से जाना गया है। ये वो सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को रोकने का काम करती हैं। जब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम अटैक हम पर करता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पर अटैक करता है, ठीक है, गलती से जो है हमारी बॉडी पर ही अटैक करके हमें खराब करने की, हमारी बॉडी के अंगों को खराब करने की कोशिश करता है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो रेगुलेटरी टी सेल्स होती हैं, ये इम्यून सेल्स के भीतर ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर देती हैं, यानी कि ऐसा करने से रोक देती हैं कि नहीं भैया, ये अपना ही सेल है, अपनी ही कोशिका है, अपनी ही बॉडी है, आप इस पर हमला ना करो। तो ऐसी जो सेल्स हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स जो होती हैं, ये असल में हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से बचाने का काम करती हैं। तो सोचिए कि ये वो सेल्स हैं जिनको अगर हम प्रोवोक कर दें या थोड़ा इनको दवाओं की मदद से या किसी थेरेपी की मदद से अगर इंड्यूस कर दें अपनी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स रुक जाएंगे। क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के मतलब हमने इन्हें ज्यादा एक्टिव कर दें, ज्यादा इनको हम जो है वो सक्रिय कर दें हम अपनी बॉडी में दवाओं की मदद से या किसी थेरेपी की मदद से, तो हमारी बॉडी में अगर हमारी बॉडी की सेल्स, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जब हम पर अटैक करना चाहेगा तो ये जाकर उसको रोक लेंगे, जिससे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, जिससे कि ये जो हमारे ही रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है हम पर अटैक करती वो नहीं कर पाएगी और हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। तो ये है इंपॉर्टेंस इस रेगुलेटरी टी सेल्स का, और इसी रेगुलेटरी टी सेल्स को खोजने का काम इन 3 वैज्ञानिकों ने किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। तो फ्यूचर में ऑटो इम्यून डिसीज के इलाज में नई दिशा मिलेगी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन रोकने में मदद मिलेगा, कैंसर इम्यूनोथेरेपी यानी कि कैंसर सेल्स को हमारी बॉडी के ही इम्यून सिस्टम को मजबूत करके उसको जो है वो किल करा दिया जाएगा, जिससे कि हमारी बॉडी अपने आप कैंसर सेल्स को खत्म कर देगी, ठीक है। एडवांस वैक्सीन रिसर्च में इसका यूज होगा, इम्यून सिस्टम को रीसेट करने की क्षमता में इसका उपयोग फ्यूचर में बच्चों किया जाएगा। तो होप कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो टेक्नोलॉजीज पर हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी की घटना भारत में हुई है उनमें से एक है निसार सैटेलाइट को भेजना। ये जुलाई में ये सैटेलाइट को भेजा गया, ठीक है, जुलाई में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, ठीक है, जुलाई 30 2025 को ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ। ये सैटेलाइट निसार नाम है बच्चों, ये निसार नाम है, दुनिया का सबसे एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ठीक है, सुदूर संवेदन उपग्रह है, दुनिया का सबसे एडवांस और दुनिया का सबसे महंगा सुदूर संवेदन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा है? निसार। किसने भेजा है मिलकर? इसरो ने मिलकर भेजा है और नासा ने मिलकर भेजा है। फुल फॉर्म क्या है इसका? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्या है इसका फुल फॉर्म? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। काम क्या करेगा बच्चों? ठीक है, ये काम क्या करेगा? ये काम ये करेगा बच्चों कि ये पृथ्वी के चारों तरफ लगभग 747 किलोमीटर की दूरी पर इसको भेजा गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको भेजा गया है। ये घूमते हुए पृथ्वी के चारों तरफ 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन लगातार पृथ्वी की निगरानी करेगा और अगले 4 सालों तक ये करता रहेगा। और छोटे छोटे पृथ्वी पर होने वाली जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, चाहे वो ज्वालामुखी विस्फोट हो, चाहे वो भूस्खलन हो, चाहे वो जो है वो हिमस्खलन हो, चाहे वो कह सकते हैं कि कहीं पर वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, कहीं पर मान लीजिए कि सुनामी आ रही है, हर एक जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जो भी नेचुरल इवेंट्स होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, इन सब इवेंट्स को ये रिकॉर्ड करेगा अगले 4 सालों तक 24/7 24 घंटे 7 दिन। और अगले 4 सालों तक ये सारे छोटे से छोटे जो भी घटनाक्रम पृथ्वी पर हो रहे होंगे, प्राकृतिक घटनाएं हो रही होंगी, उन सबको ये रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करके एक डेटाबेस तैयार करेगा, जिस डेटाबेस को
पृथ्वी पर सुपर कंप्यूटर क्वांटम फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से इसी डेटाबेस को स्टडी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर्स की मदद से यह बात प्रिडिक्ट की जाएगी कि फ्यूचर में ऐसी घटनाएं कहां कहां पर घट सकती हैं, कब कब घट सकती हैं और आने वाला हमारी पृथ्वी का फ्यूचर क्या होने वाला है, भविष्य में पृथ्वी पर कैसी कैसी प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं। तो हम पहले से ही कई सालों पहले ही बता देंगे कि इस एरिया में ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं, इस एरिया में सुनामी आ सकती है, इस एरिया में अर्थक्वेक आ सकता है, यह हम पहले ही बता देंगे। या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्यूचर में हमारी धरती पर क्या क्या होने वाला तो हम पहले ही बता देंगे। तो यह निसार सैटेलाइट इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य को बताने वाला सैटेलाइट है, ठीक है। और यह सबसे महंगा सबसे महंगा और सबसे एडवांस सैटेलाइट है। यह 1 सेंटीमीटर यानी पृथ्वी पर होने वाली अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर भी होने वाली घटना को यह रिकॉर्ड कर सकता है। यह है ताकत जो है वो निसार की, ठीक है। नासा और इसरो ने मिलकर इसे भेजा है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार के नाम से जाना गया है। 2 रडार इसके अंदर लगाए गए हैं, ठीक है। 2 रडार इसके अंदर लगाए गए हैं, एक इसरो ने लगाया है और दूसरा जो है वो आपके एल बैंड रडार और एस बैंड रडार लगाया गया है। एक इसरो ने लगाया है और साथ ही साथ एक जो है नासा ने लगाया है, ठीक है बच्चों। तो ये होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ESTIC यानी 2025 इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, ये सरकार के द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, ठीक है। बहुत बड़ा सम्मेलन था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए स्टिक 2025 किया गया। इसका जो फुल फॉर्म था कि इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव इसे कहा गया, ठीक है। इसका जो टैगलाइन था कि इमेजिन, इनोवेट, इंस्पायर, और इसे 3 से 5 नवंबर 2025 को जो है वो भारत मंडपम में इसको आयोजित किया गया। और इसका विजन यह है कि 2027 के अंदर भारत जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आगे बढ़ने का काम करेगा, किस तरीके एक तरीके का रोड मैप तैयार करना कि किस तरीके से हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दिशा में जो है वो हम दुनिया में जो है वो अग्रणी देशों में शामिल हो जाएं, तो उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया। सरकार, उद्योग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स को जोड़ने वाली राष्ट्रीय स्तर की यह पहल थी। 1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड की घोषणा की गई। डीप टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूजन, स्पेस, क्वांटम पर फोकस किया गया। डीप टेक्नोलॉजी जो आजकल एआई वगैरह में यूज हो रही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फ्यूजन जो आपको मैंने पढ़ाया था, संलयन जो ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, यानी कि हाइड्रोजन को जोड़कर हीलियम में बदलकर जो ऊर्जा उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, फ्यूजन एनर्जी उसे जिसे कहते हैं। स्पेस के क्षेत्र में, क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में, इन सब पर इसका फोकस था, ठीक है। इसके अलावा टेक आत्मनिर्भरता मॉडल को राष्ट्रीय रणनीति के रूप में स्थापित किया गया। भारत को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने की दीर्घकालीन दृष्टिकोण या एक रोड मैप तैयार किया गया इसके अंदर। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बन सकता है। फिर उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल क्वांटम मिशन की बात करते हैं। तो इस बार जो है वो नेशनल क्वांटम मिशन ऑलरेडी भारत में चल रहा था, लेकिन 4 क्वांटम फैब्रिकेशन हब बनाए गए हैं भारत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वांटम फैब्रिकेशन हब बनाए गए हैं, यानी कि जहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन को जो है वो स्टडी किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। इसके अलावा उसको किस तरीके से उसको कह सकते हैं उसकी उपयोगिता और बढ़ाई जाए, उस पर काम किया जाएगा। साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन पर काम किया जाएगा। कैसे भारत का ये क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम जो मैकेनिक्स है या क्वांटम टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से भारत के डेवलपमेंट में, भारत के विकास में किस तरह से सहयोग ये कर सकती है, उस पर काम किया जाएगा। तो उसके लिए 4 क्वांटम फैब्रिकेशन हब्स बनाए गए हैं। एक बनाया गया है IIT दिल्ली में, एक बनाया गया है IIT बॉम्बे में, एक IIT कानपुर और चौथा बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। ये हब बनाए गए हैं, ठीक है। अब इसमें मामला क्या है कि जैसे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु की अगर बात की जाए, तो यहां पर जो ये हब बनाया गया है बच्चों, ठीक है, यहां पर जो ये हब बनाया गया है क्वांटम, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बेंगलुरु में, तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग को फोकस करेगा। तो ये जो हब है ये क्वांटम कंप्यूटिंग यानी क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाने की दिशा में काम करेगा। ये हब कहां पे इसको बनाया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या बेंगलुरु में। इसके अलावा क्वांटम सेंसर्स बनाने में और
मेट्रोलॉजी में, ठीक है, मतलब कि किस तरीके से क्वांटम सेंसर्स को बनाकर उसका उपयोग मौसम विज्ञान के अंदर किया जाए, तो उसके लिए जो है वो बनाया गया है, क्वांटम हब बनाया गया है, कहां पर, आईआईटी बॉम्बे के अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्वांटम कम्युनिकेशन, कैसे क्वांटम कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं और उसकी दिशा में कैसे और हम कैसे जो है बेस्ट तरीके से क्वांटम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हमने जो है चुना है आईआईटी दिल्ली को, ठीक है, आईआईटी दिल्ली को चुना गया है। इसके अलावा क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेस को बनाने के लिए, यानी कि क्वांटम जो पदार्थ हैं और साथ ही साथ उनकी डिवाइसेस को बनाने के लिए हमने चुना है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली को यहां पर चुना गया है। और इसमें मद्रास को, सॉरी, क्वांटम कम्युनिकेशन पर काम करने के लिए, क्वांटम संचार पर काम करने के लिए आईआईटी मद्रास को चुना गया है। और साथ ही साथ जो है क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेस पर काम करने के लिए चुना गया है आईआईटी दिल्ली को चुना गया है। तो ये 4 क्वांटम हब्स बनाए गए हैं भारत में, ठीक है, क्वांटम हब्स बनाए गए हैं, क्वांटम थीमेटिक हब्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो स्वदेशी क्वांटम चिप और क्वांटम फैब्रिकेशन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। ग्लोबल क्वांटम सप्लाई चेन व रिसर्च नेटवर्क में भारत की भागीदारी को बढ़ाना है। रक्षा में, सुरक्षा में, डेटा इंक्रिप्शन में, दवाई खोज में, मौसम मॉडलिंग में इसका प्रयोग किया जाएगा क्वांटम टेक्नोलॉजी का, ठीक है। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसी होती है, आईटी जब मैं पढ़ा रहा था तो डिटेल में हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। मैं बहुत बेसिक्स में इसलिए नहीं जा रहा हूं बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी जो इसकी 9 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनमें हमने डिटेल में इन सब के पर बात करी है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, उनके बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं बच्चों 100 इंजीनियरिंग कॉलेज में क्वांटम लैब्स बनाई जा रही हैं भारत में, क्योंकि पता है कि फ्यूचर तो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम साइंस ही है। तो इसलिए अब क्या किया जा रहा है भारत में, क्वांटम पर यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर जो है वो फोकस करते हुए अब क्या किया है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को फोकस किया गया है कि 100 जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस को में क्वांटम लैब्स बनाई जाए, जहां पर जो है छात्रों को पूरा का पूरा मौका मिले कि वो वहां पर कुछ इनोवेशन कर पाए, कुछ अनुसंधान कर पाए, कुछ जो है वो विकास कर पाए, ठीक है। तो क्वांटम रिसर्च को छात्रों तक के स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हार्डवेयर सिमुलेशन, क्वांटम प्रोग्रामिंग व कम्युनिकेशन ट्रेनिंग यहां पर दी जाएगी। कैसे हार्डवेयर क्वांटम कंप्यूटर का बनाया जाए, कैसे क्वांटम प्रोग्रामिंग की जाए, कैसे उसकी क्वांटम जब आपका कंप्यूटर काम करता है जिस प्रोग्रामिंग पर, वो प्रोग्रामिंग कैसे की जाए, इसके अलावा कैसे क्वांटम कम्युनिकेशन किया जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए ये 100 इंजीनियरिंग कॉलेज में जो क्वांटम लैब्स बनाई जा रही हैं, ठीक है। इसका जो लक्ष्य है वो क्वांटम मैन पावर तैयार करने का मॉडल है, मतलब कि किसी तरह से भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम कम्युनिकेशन में ट्रेन होंगे तो हमारे फ्यूचर में ये हमारी मदद कर पाएंगे। आईआईटी, एनआईटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट को जोड़ने वाला नेटवर्क है ये। भारत में क्वांटम रेडी ह्यूमन कैपिटल का निर्माण करना इसका लक्ष्य है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में। भारत की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसने अपना खुद का रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, इसका नाम है विक्रम-1। इंडिया का पहला रॉकेट होगा जो कि ऑर्बिट में, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़ेगा और उसका नाम होगा विक्रम-1। इसको तैयार किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। तो भारतीय स्पेस सेक्टर में ये निजी कंपनियों का प्रवेश के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये जब लॉन्च होगा बहुत ही लो कॉस्ट में, बहुत ही कम पैसे में ये सैटेलाइट को लॉन्च करने की क्षमता रखता है। अच्छा, कम पैसे में सैटेलाइट को लॉन्च करेगा तो इससे पूरी दुनिया, तो क्या होगा दुनिया में, और अच्छी तरीके से करेगा तो पूरी दुनिया के लोग हम ही से सैटेलाइट लॉन्च करवाएंगे। सस्ते में भी हम करेंगे, जल्दी भी करेंगे और साथ ही साथ जो है वो बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से करेंगे। तो सभी जो है एग्जैक्टली हम ही से सैटेलाइट लॉन्च करवाएंगे सारे देश। तो इससे हमें क्या पड़ेगी, हमारी स्पेस इकोनॉमी बढ़ेगी, स्पेस स्टार्टअप्स को जो है वो मौका मिलेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा। ये जो रॉकेट हैं वो लिक्विड ईंधन पर चलते हैं, सॉलिड ईंधन पर चलते हैं और हाइब्रिड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर चलते हैं, यानी कि सॉलिड और लिक्विड दोनों का यूज ये करते हैं। तो लिक्विड भी करते हैं, सॉलिड भी करते हैं और अलग अलग भी करते हैं और साथ ही साथ मिक्स यानी कि हाइब्रिड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर भी करते हैं। इनको इसरो जो है वो एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है, इसरो जो है इनको प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और ये उस पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के इनके रॉकेट हैं, विक्रम-S है, विक्रम-1 है, विक्रम-2 है, विक्रम-3 है। विक्रम-S रॉकेट ऑलरेडी हमने पहले ही
जो है लॉन्च कर रखा है। इसके बारे में मैंने जब स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था। विक्रम एस रॉकेट हमने एक साउंडिंग रॉकेट था, एक एक्सपेरिमेंटल रॉकेट था, तो उसको ऑलरेडी हमने लॉन्च कर रखा है, जिसकी हाइट लगभग 6 मीटर के करीब थी। अब जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से हम सैटेलाइट को ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ेंगे, उसका नाम होगा विक्रम 1। ये 480 किलोग्राम का रॉकेट होगा और 20 मीटर ऊंचा होगा। इसके बाद विक्रम 2 है, विक्रम 3 है। फ्यूचर में ये रॉकेट जो है वो स्काई रूट जो है वो इन्हें भेजेगा। तो ये बहुत बड़ी छलांग है भारत की तरफ। विक्रम 3201 के नाम से भी सवाल आ सकता है। विक्रम 3201 जो है वो एग्जैक्टली कोई रॉकेट नहीं है बच्चों, बल्कि विक्रम 3201 भारत के इसरो के द्वारा बनाया गया एक पहला इंडिजिनस स्पेस ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर है। यानी कि ये चिप है, वो चिप जो कि हमारे कंप्यूटर में लगती है, वो चिप जो हमारे फोन में लगती है, वो चिप जो हमारे सैटेलाइट में और लॉन्च व्हीकल्स में लगती है। तो उस चिप को भारत में पहली बार बनाया गया, यानी भारत ने पहली बार माइक्रो प्रोसेसर को, माइक्रो चिप्स को बनाया है जिस पर आधारित कंप्यूटर्स काम करते हैं। ठीक है, इन्हीं चिप्स पर आधारित कंप्यूटर्स काम करते हैं। तो एग्जैक्टली भारत में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर को बनाया गया है और यह माइक्रो प्रोसेसर का नाम है विक्रम 3201। इसको किसने बनाया है बच्चों? इसरो ने बनाया है। तो यह 32 बिट स्वदेशी प्रोसेसर है। ठीक है, अंतरिक्ष में में उच्च तापमान, रेडिएशन व वाइब्रेशन को सहने के योग्य है ये। ठीक है, ये हमारे रॉकेट के अंदर लगाया जाएगा। ठीक है, नेविगेशन के लिए, एवियोनिक्स सिस्टम में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि अब हम लोग जो है वो बाहर की कंट्रीज से पहले हम अपने रॉकेट में, अपने सैटेलाइट्स के अंदर जो चिप माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज करते थे वो जो है हम विदेशियों से लेते थे, लेकिन अब हमने अपना खुद का माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, खुद का जो है वो चिप बनाई है, जिस पर आधारित हमारे जो रॉकेट्स होंगे, जिस पर आधारित हमारे जो सैटेलाइट्स होंगे वो काम करेंगे। तो इसको इसरो ने अपनी सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी में इसको जो है वो बनाया है और इसको जो है PSLV C60 मिशन में इसको टेस्ट किया गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इस पर सवाल जरूर पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में भी मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाते हुए बताया था कि भारत बहुत जल्दी जो है वो पृथ्वी की ऑर्बिट में, पृथ्वी की कक्षा में लगभग 400 से लेकर 450 किलोमीटर की ऑर्बिट में, 400 से लेकर 450 किलोमीटर की ऑर्बिट में एक परमानेंट, ठीक है, एक परमानेंट रहने की जगह बनाने जा रहा है, एक स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है जिसका नाम होगा भारतीय स्पेस स्टेशन या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है। तो ये एक जो है तो इसके अंदर लगातार जो है वो अगर ये बनकर तैयार हो जाता है तो हमारा लक्ष्य है कि 2035 तक हम इसे बना लेंगे। और अगर ये बनकर तैयार हो जाता है तो इसमें हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो जाएंगे, रहेंगे कुछ दिन, अपने माइक्रोग्रेविटी के जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे लो ग्रेविटी में चीजें काम करती हैं उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्पेस मेडिसिन पर रिसर्च करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे जो पदार्थ का उपयोग किया जाता है हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, उन पर रिसर्च करेंगे कि कैसे वो माइक्रोग्रेविटी पर काम करता है, ये सब रिसर्च करेंगे और फिर वो धरती पर वापस आ जाएंगे। तो जाएंगे, अपना काम करेंगे कुछ दिन, फिर वापस आ जाएंगे, फिर दूसरा ट्रूप जाएगा, फिर वो जाएगा, वो अपना काम करेगा, वापस हो जाएगा। यानी एक परमानेंट स्पेस में रहने की जगह का प्लान हमने बना लिया है। इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या BAS के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो है वो इसका जो पहला जो है, मतलब अब बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन हो गया तो इसके कई पार्ट होंगे, तो ये कई पार्ट जो है वो अलग अलग भेजे जाएंगे और बाद में इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और एक बड़ा सा अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना है। ठीक है, तो इसका जो पहला मॉडल था वो यहां पर अभी इस साल जो है हमारा स्पेस डे होता है, नेशनल स्पेस डे होता है 23 अगस्त को, तो उस दिन पहली बार भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक मॉडल, मतलब एक पार्ट जो है वो यहां पर एग्जिबिट किया गया, तो वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ऐसे कई पार्ट जो हैं वो अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, फिर उनको आपस में जोड़कर एक बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। तो पहला पार्ट जो जाएगा वो 2028 में लॉन्च होने का प्लान है, जब हमारा गगनयान मिशन जो है वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर
उसके बाद बात करते हैं स्पारडेक्स मिशन। तो अब भाई स्पारडेक्स मिशन की बात करते हैं बच्चों। तो स्पारडेक्स मिशन भी भारत के लिए बहुत बड़ा मिशन था, ठीक है, इसी साल इसे लॉन्च किया गया। स्पारडेक्स मिशन में क्या है कि आपको मैंने अभी जैसे बताया ना कि हमारे जो हम लोग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेंगे तो कई पार्ट होंगे, उसके एक एक पार्ट को अलग अलग भेजेंगे क्योंकि एक साथ भेजना संभव नहीं है। बाद में इनको सबको आपस में हवा वहां पर लो अर्थ ऑर्बिट में निम्न भूकक्षा में इनको जोड़ देंगे, पृथ्वी से लगभग 400 साढ़े 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब ये जो काम होगा ये काम बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये हम काम फ्यूचर में कर पाएंगे, क्योंकि जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स घूमते हैं या लो अर्थ ऑर्बिट में जब ये चीजें भेजी जाएंगी बच्चों, तो इसकी स्पीड लगभग 22 से 23 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। तो 22 से 23 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले ये अलग अलग भाग क्या एक साथ मैच करके, उनकी स्पीड को मैच करके एक दूसरे के अगल बगल लाना, फिर उनको आपस में एक दूसरे के करीब लाना, फिर उनको आपस में जोड़ देना, अब इतना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। 22 से 23 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ेंगे, तब ये इनको जोड़ पाना आसान काम नहीं होगा। तो इसके लिए ही कि क्या ऐसा हम कर पाएंगे, क्या हमारे अंदर ये क्षमता है, इसी क्षमता को दिखाने के लिए हमने स्पारडेक्स मिशन को लॉन्च किया। स्पारडेक्स का मतलब था स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी मिशन इसे कहा गया। इसमें क्या किया गया कि हमने जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में दो स्पारडेक्स 1 और स्पारडेक्स 2 नाम के दो सैटेलाइट्स को भेजा, दो ऑब्जेक्ट को भेजा, और इनको पहले दूर कर दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों की स्पीड को सेम स्पीड पर लाते हुए अगल बगल लाया, और फिर उसके बाद दोनों को हमने क्या किया, एक दूसरे के साथ उसमें अंतरिक्ष में ही जोड़ दिया। फिर इनको अलग किया, फिर इनको दूर भेज दिया, फिर इन दोनों को पास में लाया, फिर इनको आपस में जोड़ दिया, और हमने ये दिखा दिया कि घबराइए मत, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम अगर फ्यूचर में जो है जरूरत पड़ेगी तो हम अलग अलग अंतरिक्ष स्टेशनों के जो भाग हैं उनको हम अलग अलग भेजकर और हवा में उनको जोड़ देंगे। तो स्पारडेक्स मिशन का एम ये था कि हम अपनी चीजों को, अपनी उस क्षमता को दिखाएं कि हम भविष्य में जो है वो अंतरिक्ष में अलग अलग भागों को, अंतरिक्ष स्टेशन के अलग अलग भागों को एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, जोड़ सकते हैं। और कल फ्यूचर में जब हमारा स्पेस यान अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाएगा तो उस पर आसानी से वो डॉक भी कर सकते हैं, यानी उस अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ सकते हैं और वहां से वापस अनडॉक होकर वापस धरती पर भी आ सकते हैं हमारे अंतरिक्ष यात्री। तो ये सब चीजों को का जो है वो एग्जीबिशन करना था, और वो चीज हमने करके दिखा दी, और इसी मिशन को कहा गया स्पारडेक्स मिशन कहा गया। तो डॉकिंग, ऑटोनोमस एल्गोरिथम, टारगेट अलाइनमेंट और कपलिंग मैकेनिज्म, ये सब इसके अंदर देखा गया, ठीक है। क्रिटिकल मैनूवर कंट्रोल में इंडिजिनस कॉन्फिडेंस के साथ ये काम किया गया। अब रशिया और यूएसए की स्टाइल में हम भी ये काम कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में जो है हम अपने जो है वो अलग अलग सैटेलाइटों को एक साथ जोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ अलग अलग भागों को एक साथ जोड़ सकते हैं। अपने अंतरिक्ष यात्रियों से भरा हुआ अंतरिक्ष यान को हम अपने अंतरिक्ष स्टेशन से जोड़ सकते हैं और उन्हें वापस ला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था जो पूरी तरह से हम लोगों का सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से था, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो इसे स्पारडेक्स मिशन के नाम से जाना गया। मीरा, लाइट वेट इंडियन स्पेस टेलीस्कोप, भारत मीरा नाम का एक टेलीस्कोप बना रहा है जो लाइट वेट है, बहुत हल्का इंडियन स्पेस टेलीस्कोप होगा, जिसको अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की जा चुकी है, ठीक है। ये छोटा लाइट वेट टेलीस्कोप होगा, ऑप्टिकल टेलीस्कोप होगा, जो अंतरिक्ष में मौजूद जो तारे हैं, गैलेक्सियां हैं, ब्लैक होल्स हैं, इसके अलावा जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, यानी कि अंतरिक्ष की जितनी भी कह सकते हैं कि चीजें हैं, अंतरिक्ष में मौजूद जितने भी रहस्य हैं, उनको स्टडी करने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए मीरा नाम का लाइट वेट इंडियन स्पेस टेलीस्कोप बनाया है भारत ने। और ये पहली बार होगा कि इतना लाइट वेट टेलीस्कोप जो है वो भारत जो है वो भेजने वाला है अंतरिक्ष के अंदर, ठीक है। तो ये हर तरीके की सेफ्टी से पास हो चुका है, स्पेस ग्रेड डिजाइन है इसका, रेडिएशन सेफ्टी और लाइट वेट ऑप्टिक्स मॉडल है ये, और हर तरीके के टेस्ट को ये पास कर चुका है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी एस्ट्रोफिजिक्स में, यानी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए हम एक हल्का, बेहतर और शानदार टेलीस्कोप लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, मीरा नाम का ये टेलीस्कोप है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 की बात की जाए तो आदित्य L1 में आदित्य L1 तो आपको पता ही है कि सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला उपग्रह भेजा गया था जिसका नाम आदित्य था, और वो L1 ऑर्बिट में, यानी पृथ्वी की सतह से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर L1 ऑर्बिट है, लैग्रेंजियन ऑर्बिट 1 है, वहां पर हमने इस जो है वो आदित्य
आदित्य नाम के जो मिशन है या वो एक तरीके से सैटेलाइट है जो कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा था, हमने वहां पर भेजा है L1 ऑर्बिट में, यानी लैग्रेंजियन ऑर्बिट में भेजा हुआ है। लैग्रेंज ऑर्बिट में हमने वहां पर भेजा हुआ है और ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर वो 24 घंटे सातों दिन जो है लगातार सूर्य का अध्ययन कर रहा है। तो उसके अंदर बहुत ही एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जिसका नाम है सूट, सोलर अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप परफॉर्मेंस, जो इस वक्त बहुत ही शानदार इमेजेस जो है हमें भेज रहा है। लगातार ये सूट जो है वो अलग अलग तरीके से सूर्य की इमेजेस हमें भेज रहा है, जिससे हमें जो सौर तूफान चलता है उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं। इसके अलावा जो वहां पर मैग्नेटिक स्टॉर्म यानी कि एक तरीके से विद्युत चुंबकीय जो तूफान सूर्य से निकलता है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं। इसके अलावा सन पर छोटे छोटे धब्बे देखे जाते हैं, स्पॉट्स देखे जाते हैं, ब्लैक स्पॉट देखे जाते हैं जिन्हें सन स्पॉट्स कहा जाता है, उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं। इसके अलावा सूर्य की वजह से पृथ्वी के मौसम में क्या परिवर्तन होता है, पृथ्वी के जो कह सकते हैं वायुमंडल में क्या परिवर्तन होता है, पृथ्वी पर जो है जो सैटेलाइट्स होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है सौर तूफान का, उसका अध्ययन ये सूट यानी सोलर अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप कर रहा है। तो इस पर भारत की बड़ी उपलब्धि है कि भारत ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक मिशन भेजा और उसमें खास करके सूट टेलीस्कोप सूट जो कह सकते हैं पेलोड है सोलर अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप पर जो है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये काफी चर्चा में रहा है और इसका जो डेटा है वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में और भी देश इसका डेटा यूज कर रहे हैं। इसके बाद कुछ हेल्थ की न्यूज पर हम लोग आ जाते हैं। तो आरजीसीबी को नेशनल मेटाजीनोमिक सिंड्रोमिक सर्विलांस हब चुना गया है। आरजीसीबी मतलब राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी को जो है भारत में रोग नियंत्रण के लिए एडवांस जीनोमिक सीक्वेंसिंग सिस्टम स्थापित किया गया, यानी कि रोगों का अध्ययन करने के लिए, खास करके उन रोगों का जैसे कि मान लीजिए कि वायरस से फैलते हैं, बैक्टीरिया से फैलते हैं, तो उनके जो जीन्स हैं, उनके जो डीएनए हैं या आरएनए हैं, उनका अध्ययन करने के लिए, उनको सीक्वेंस करने के लिए इसको चुना गया है। एडवांस जीनोमिक सीक्वेंसिंग के यहां पर सिस्टम को स्थापित किया गया है, जिससे कि कोई भी अगर वायरस हम पर अटैक करता है तो उसके जीन कैसे उनके जीन कैसे हैं, उनका डीएनए कैसा है, आरएनए कैसा है, और फिर वो आरएनए किस तरह से चेंज हो रहा है, वो डीएनए कैसे चेंज हो रहा है, वो वायरस किस रूप में बदल सकता है, मतलब वो वायरस रूप को बदलकर कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इन सब को अध्ययन करने के लिए इसे भेजा मतलब इसको चुना गया है। ठीक है, अज्ञात नई बीमारियां, बुखार, दमा, ठीक है, मस्तिष्क ज्वर आदि के पैथोजेंस की पहचान। पैथोजेंस का मतलब कि जो कॉजिंग एजेंट होते हैं, यानी कि जो बीमारियों को के कारक होते हैं, तो उनके कारकों की पहचान के लिए भी इसको जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि सर्विलांस हब के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जो मैंने बात बताया कि कोई भी सूक्ष्म जीव है तो वो सूक्ष्म जीव अपना रूप बदलता रहता है। क्यों रूप बदलता है? अपनी जेनेटिक्स की वजह से, अपने जीन की वजह से, अपने डीएनए की वजह से, अपने आरएनए की वजह से। तो कोई भी जो बैक्टीरिया वायरस है वो किस रूप में अपना रूप बदल रहा है, किस तरह से वो अपने डीएनए आरएनए को बदल रहा है, उसको समझने में मदद मिलेगी और उसको समझने में जो है वो आरजीसीबी अपना योगदान देगा। इसके अलावा फ्यूचर में अगर कोई भी बीमारी हो जाती है, कोई बीमारी जैसे कि कोरोना जैसी बीमारी फैलती है, तो कोरोना जैसी बीमारियों को कैसे निपटा जाए, कैसे हमें तैयारी रखनी है कि हम कम से कम समय में रिस्पॉन्स दें और कम से कम समय में हम अपने लोगों की जान को बचा लें, तो उसके लिए भी जो है ये तैयारी करेगा। उसके लिए भी एक डेटाबेस, एक तरीके से रोड मैप तैयार करेगा आरजीसीबी की कैसे इन बीमारियों से हमें निपटना है, कैसे इन महामारियों से हमें निपटना है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी महामारी फैलती है, कोई भी इंफेक्शन फैलता है, संक्रमण होता है, कोई भी रेयर डिसीज होती है, तो उसका निदान करना। निदान का मतलब यह नहीं होता है कि उसका इलाज करना, निदान का मतलब होता है कि उस बीमारी का कारण क्या है उसका पता करने के लिए, ठीक है, कारण क्या है, किस चीज से हुई है, उसका पता करने में भी हमें जो है मदद मिलेगी आरजीसीबी से, क्योंकि आरजीसीबी को नेशनल मेटाजीनोमिक सिंड्रोम सर्विलांस हब चुना गया है। ठीक है, तो ये सब जगहों पर मदद मिलेगी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ने 9 नए स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी नवाचारों को प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस किया है। तो 9 नए स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी नवाचारों को प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए, मतलब ये मामला ये है कि जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है,
उसने 9 इनोवेशंस किए हैं, ठीक है, 9 इनोवेशन किए हैं, आपने मेडिकल इनोवेशन किए हैं। और उन्होंने क्या किया है कि उनको अब इनोवेशन तो भाई रिसर्च तो हमने कर ली, हमने मान लीजिए कि कोई दवा बना ली। अब ये जो दवा बन गई तो अब ये दवा तो हमने अपने लैब्स में क्रिएट कर ली, बना ली, लेकिन अब ये दवा जो है पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर हो, ठीक है, बने और हमारे रोगियों तक, जो हमारे देश में जो लोग बीमार हैं उन तक पहुंचे। तो ये दवा बनाने की फैक्ट्री हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो लैब्स में दवाएं तो रिसर्च करता है, दवाएं तो बना लेता है, लेकिन ये दवा जो है वो उत्पादित करने के लिए फैक्ट्री जो है वो उसके पास नहीं है। तो वो क्या करता है कि इन जो प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट जो फैक्ट्रीज हैं, उनको क्या करता है, ये लाइसेंस दे देता है, ठीक है, लाइसेंस दे देता है कि हम तुम्हें लाइसेंस देते हैं, तुम ये दवा बनाकर बाजार में इसको बेचो। अब इसके बदले में ये इनसे पैसे भी ले सकता है, इनसे रॉयल्टी भी ले सकता है, इनसे मतलब जो है एक तरीके से पेटेंट की जो मतलब रॉयल्टी होती है, या फिर जो भी मतलब हर दवा जितनी बिकेगी उतना उसका परसेंटेज ले सकता है, या फिर एक साथ भी उस पेटेंट को मतलब उस जो है वो कह सकते हैं कि उस इनोवेशन को बेचकर एक साथ भी पैसा ले सकता है, और उस पैसे को फिर फ्यूचर में और भी रिसर्च के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। तो अब ये बढ़िया है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मामला चल रहा है कि भैया तुम क्या है, हम रिसर्च करेंगे, तुम प्रोड्यूस करो और तुम पेशेंट तक पहुंचाओ, पेशेंट से जब पैसा मिलेगा तुम्हारे पास आएगा और फिर हमारे पास देना, फिर हम और रिसर्च करेंगे और फिर तुम चीजें देंगे, फिर तुम और रोगियों तक पहुंचाओ। तो इससे क्या होगा, रोगी को भी राहत मिलेगी और रोगी जो पैसा दे रहा है उससे जो है वो ये भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी कमाएंगी, और साथ ही साथ जो है ये पैसा जो है वो हमारे रिसर्च में भी खर्च होगा, जिससे हम और अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे, अच्छी अच्छी वैक्सीन बनाएंगे, दवाएं बनाएंगे। तो ये काम हो रहा है। तो उसी तरीके से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 9 स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी नवाचारों को, यानी 9 इनोवेशंस को क्या किया है कि जो है वो क्या किया है, प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया है, उनको लाइसेंस दे दिया है, ठीक है। और फिर उनके बदले में आपको मैंने जैसे बताया कि उनसे फायदा लेगा, जिसको हम फ्यूचर में जो है यूज करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो वही वाली बात है कि 2025 में आईसीएमआर ने अपने मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्रा कार्यक्रम के तहत 9 ब्रेक थ्रू हेल्थ टेक्नोलॉजीज उद्योगों को लाइसेंस किया। इन नवाचारों में डायग्नोस्टिक रोगों की पहचान, यानी जो ये 9 इनोवेशन बेचे हैं या लाइसेंस दिए हैं प्राइवेट कंपनियों को, उनमें डायग्नोस्टिक्स इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, यानी जो रोगों की पहचान करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको, इम्यूनो डायग्नोस्टिक यानी कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को पहचानने वाली डायग्नोस्टिक यानी कि उनका पता लगाने वाली जो है वो टेक्नोलॉजी, वैक्सीन विकास, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल हैं। तो इन सब चीजों को डेवलप किया और फिर प्राइवेट कंपनियों को इसे लाइसेंस दिया है, ठीक है। तो ये काम किया गया है। नेशनल बायो फार्मा मिशन, ठीक है, नेशनल बायो फार्मा मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। इससे नई दवाइयां और नई वैक्सीन और सेल थेरेपीज को बढ़ावा मिलेगा। तो भारत में बायो फार्मा रिसर्च अब ग्लोबल स्तर पर पहचान बना रहा है। नई दवाइयां, जीन बेस्ड थेरेपीज, वैक्सीन प्लेटफॉर्म पर कार्य तेज हो रहा है। इसके अलावा फार्मा इनोवेशन को वैज्ञानिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ मजबूत आधार देंगे। मतलब यह है कि ये जो नया बायो फार्मा मिशन लॉन्च किया गया है, इससे इसको एक तरीके से नई दवाइयों की खोज के लिए, जो बीमारियां हैं उनकी नई वैक्सीन बनाने के लिए, इसके अलावा फ्यूचर में जो बीमारियां हो सकती हैं उनकी वैक्सीन तैयार रखने के लिए जो है। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी जो है वो कैंसर थेरेपीज हो नहीं है, जिसमें जो है वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ही मजबूत करके हमारी बॉडी के जो है वो बीमारियों को दूर किया जाता है। तो ऐसी जो है सेल थेरेपीज, कैंसर थेरेपीज, ऑटो इम्यून थेरेपीज को भी बढ़ावा मिलने का चांस जो है वो बढ़ रहा है। मैंने आपको जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया था तो एक थेरेपी के बारे में पढ़ाया था, कार-टी सेल थेरेपी। तो ये जो कार-टी सेल थेरेपी है ये दुनिया में 4 करोड़ रुपए में होती है, लेकिन भारत में कैंसर से लड़ने वाली ये थेरेपी है, मैंने डिटेल में वहां पर पढ़ाया है। तो ये पूरी दुनिया में इसकी जो कॉस्ट आती है 4 करोड़, लेकिन भारत ने जो ये थेरेपी डेवलप की है वो सिर्फ 42 लाख में इसकी कॉस्ट आ रही है। तो फ्यूचर में जो ये नया नेशनल बायो फार्मा मिशन लॉन्च हुआ है, इसमें हम और रिसर्च करेंगे तो 42 लाख वाला जो कॉस्ट आ रही है वो 4 लाख में आ जाएगी, कल 40,000 में आ जाएगी, जिससे कि लोगों को बहुत राहत मिलेगी। तो ये नेशनल बायो फार्मा मिशन जो लॉन्च किया गया बच्चा, सस्ती, अच्छी, बेहतर दवाइयों को बनाने के लिए, वैक्सीनों को बनाने के लिए और सेल थेरेपीज को बढ़ावा देने के लिए, बनाने के लिए इस नेशनल बायोफार्मा मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है।
फिर भारत की बायो E3 पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। बायो E3 का मतलब होता है कि भारत को, बायो E3 का मतलब हो गया कि बायोटेक्नोलॉजी को इकोनॉमी के लिए यूज करना, बायोटेक्नोलॉजी को इकोनॉमी के लिए यूज करना, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं ग्रीन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। मतलब हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करें और साथ ही साथ जो है उसको उसका इन्वायरमेंट का सोल्यूशन भी ढूंढें, यानी कि अगर जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहे हैं उनका सोल्यूशन भी ढूंढें, और साथ ही साथ उसको इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करें जिससे कि हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट हो। तो इसे कहा जा रहा है बायो E3 पॉलिसी कहा जा रहा है। तो बायोप्लास्टिक, बायोकेमिकल, नेचुरल अल्टरनेटिव्स का शोध और उत्पादन करने में यह सहायक होगा। जैव आधारित औद्योगिक सामग्री से पर्यावरण और स्वास्थ्य को लाभ होगा, और साथ ही साथ 2030 तक भारत की बायो इकोनॉमी को लाखों करोड़ का आकार देने का लक्ष्य है। तो मतलब यह है कि हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग इकोनॉमिक्स में भी करेंगे, यानी इकोनॉमिक अपनी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में करेंगे, एनवायरनमेंट को भी बेहतर करने के लिए करेंगे, और साथ ही साथ अपने जो और भी चीजें हैं तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जाएगा। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बायो स्टार्टअप रिसर्च यूनिट की नीति और वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। ठीक है, क्लीन टेक्नोलॉजी, हेल्थ, बायो प्रोडक्ट्स के लिए राष्ट्रीय रोड मैप तैयार होगा। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत की गई हैं। फिर उसके बाद अगर थोड़ा ऊर्जा के क्षेत्र में आए तो इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत भारत ने 2025-26 में 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं। किस चीज के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं? कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को बनाया, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए और विकास करने के लिए। अब ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वो होते हैं कि जैसे 3 तरीके के रिएक्टर होते हैं। एक होता है 1 मेगावाट से 20 मेगावाट का रिएक्टर, इसे माइक्रो रिएक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। 20 मेगावाट बिजली जो उत्पन्न करे, से 20 मेगावाट से 300 मेगावाट की बिजली जो उत्पन्न करे, ऐसा परमाणु रिएक्टर हम उसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहते हैं। और 300 मेगावाट से ऊपर की बिजली अगर कोई भी परमाणु रिएक्टर उत्पन्न करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लार्ज स्केल रिएक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अब भारत में क्या किया जा रहा है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को कैसे बनाया जाए, इसकी सुरक्षा कैसे की जाए, कैसे ये जो है वो हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा उत्पादित करके दे सकता है, इस पर रिसर्च करने के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मतलब इसको आवंटित किए हैं। अब इसका यूज कहां होगा ये बच्चों की, जैसे एक फैक्ट्री मान लीजिए कि कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे लगातार बिजली की सप्लाई होनी चाहिए और इनको सस्ती में बिजली मिले, तभी हमारी ये इंडस्ट्रीज जो है वो काम करेंगी, तभी इंडस्ट्रीज जो है अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। तो क्या किया जा रहा है कि भारत सरकार कह रही है कि हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, यानी कि हमारे परमाणु रिएक्टर होंगे जिसमें बिजली पैदा की जाती रहेगी, और ये मोस्टली PHWR रिएक्टर होंगे, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स होंगे। अब ये होते क्या हैं, आप जब ऊर्जा वाले चैप्टर में देखेंगे तो डिटेल में मैंने बताया है। तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होंगे ये। तो ऐसे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर जिनकी जो क्षमता है, मतलब कि जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 20 मेगावाट से 300 मेगावाट की होगी, उसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहा जाता है। तो जहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे बच्चों, वहीं के पास में एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाया जाएगा, और ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या करेगा कि इस जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको जो है वो बिजली सप्लाई करेगा। लेकिन इस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाने में पैसा बहुत खर्च होगा, और भारत सरकार चाहती है कि भैया हम कम से कम लोड लें, हम कम से कम पैसा खर्च करें। तो वो कह रही है कि चलो वो कह रही है कि ऐसा करो कि हम इस इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाएंगे, लेकिन हम बनाएंगे तभी जब तुम इन्वेस्ट करोगे। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इनसे इन्वेस्ट कराया जाएगा। ये जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं या प्राइवेट जो उद्योग हैं, यहाँ पे उद्योग हैं जो ये इस एरिया में लगे हुए हैं, वो इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट को पैसे देंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, और इससे क्या होगा, गवर्नमेंट जो है इन पैसों को, इनका इन्वेस्टमेंट लेकर और फिर यहाँ पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना देगी। जब बना देगी तो फिर जब ये बनकर तैयार होगा और ये जब बिजली उत्पादन करना शुरू करेगा तो ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई की जाएगी इधर से, और किसको, इस इंडस्ट्रियल एरिया को, और किस में की जाएगी, सस्ते में की जाएगी, बहुत सस्ते में। तो इससे क्या होगा, इनको सस्ते में बिजली मिलेगी, इनको फायदा है, और
और भारत सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा लोड नहीं बढ़ेगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को बनाने में। तो इस तरीके से ये इंडस्ट्रीज भी काम करेंगी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, भारत का विकास भी होगा, भारत का औद्योगिक विकास भी होगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट पर भी लोड कम से कम होगा। तो ये प्लान बनाया गया है। तो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो होंगे वो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होंगे, ठीक है। 20 मेगावाट से 300 मेगावाट की ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। और इस लेकिन ये रिएक्टर्स जब इंडस्ट्रियल एरिया के पास लगाए जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि वहां पर लोग भी रहेंगे, फैक्ट्री आसपास जो है वो मतलब पब्लिक भी रहेगी, तो उनको कोई नुकसान ना हो। तो ऐसा रिएक्टर, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनने चाहिए जिससे कि जनता को कोई नुकसान ना हो, लोगों को के लिए किसी स्वास्थ्य को खतरा ना हो, उनकी जान को खतरा ना हो। तो इसके लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बहुत ऐसा बनाना होगा कि किसी तरीके के दुर्घटना वगैरह ना हो पाए, ठीक है, और किसी तरीके की दुर्घटना से बचा जा सके। तो इसके लिए हमें उस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, उस पर उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसी के इन्वेस्टमेंट के लिए कि कैसे उसे डेवलप किया जाए, उसी पर इन्वेस्ट किया है भारत सरकार ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और बहुत बड़ी बात है। तो घरेलू परमाणु क्षमताओं को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों को तैनात करना, ठीक है। 2025-26 में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों में अनुसंधान एवं विकास के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसका लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप में डिजाइन किए गए एसएमआर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाना है। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का भारत का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये बच्चों ये मुख्य मतलब ये जो मैंने आप लोगों को इस क्लास के अंदर जितने भी कह सकते हैं कि आपके नोबेल प्राइज थे उनको मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो घटनाएं रही हैं इस साल, काफी चर्चा में रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उनको मैंने बताने की कोशिश करी, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हमारा जो और भी करंट अफेयर्स के जो भी मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी उसमें शामिल होता है, उसको भी देखते रहिए। साथ ही साथ इसको ये वो इंपॉर्टेंट थी जिसमें से क्वेश्चन बनने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो ये मैंने डिस्कस किया। होप कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।